हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? सब बढ़िया होंगे। आज हम एक नया टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। जैसे कि नाम से विदित है, अल्टरनेटिंग, अल्टरनेट माने एक के बाद है, तो इसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा को यदि हम क्या डिफाइन करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ क्या होता है, चेंज होता रहता है। इसका परिमाण और दिशा क्या होता है, समय के साथ चेंज होता है। जैसा कि हमने शो किया है, इसके फर्स्ट हाफ सर्कल में करंट का वैल्यू 0 से मैक्सिमम, और मैक्सिमम से फिर 0, और फिर डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज, और फिर मैक्सिमम डाइवर्ट डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर करंट की वैल्यू मैक्सिमम, फिर 0, है ना। इस प्रकार क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा एक आवर्ती रूप में आगे जय फलन के अनुसार बढ़ती है। ठीक है, यही आज के टॉपिक में देखेंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी। यू आर वाचिंग माय चैनल राज कोचिंग क्लासेस। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तभी करेंगे जब आप नए हैं, या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए। यदि कोई सजेशन हो कि आपको पूछना हो तो आप कमेंट करिए, हम आपके हर क्वेश्चंस का जवाब इजी तरीके से देखेंगे। ओके, तो धारा एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, एक होता है दिष्ट धारा या फिर डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। जैसे नाम है डायरेक्ट करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा जो होता है ये आवर्ती रूप से आगे बढ़ता है समय के साथ। ठीक, तो हम जो है एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट और डीसी के कंपेयर से एडवांटेज और डिसवांटेज हम इसको आसानी से देख सकते हैं। एसी माने जैसे कि सेल वगैरह, सेल बैटरी हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हम केमिकल जिसको इलेक्ट्रोलिसिस से विद्युत अपघट्ट के यूज़ करते हैं, लेकिन एक समय के बाद वह खराब हो जाता है, तो उसको हमको चेंज करना पड़ता है। यदि आप जैसे कि चार्जेबल बैटरी भी यूज़ करते हैं, तो एक समय बाद वो भी खत्म हो जाता है, उसको भी चार्ज करना पड़ता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को हम क्या करते हैं, कॉइल को दो मैग्नेट के बीच में या डायनामो को घुमाते हैं, और इसे हमको कई सालों तक लगातार हमको करंट मिलता रहता है। ये इसका एक मेन एडवांटेज है कि इसका प्रत्यावर्ती धारा को हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। इसको एक जगह से दूसरे जगह हम ले जा सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट कर सकते हैं रेक्टिफायर के द्वारा। तो ये सब इसके कुछ यूजेस हैं, है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा को समझने से पहले हमको सारी डिटेल से समझना जरूरी है, लेकिन मैं अब शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मैं, है ना। तो एसी के डीसी के एडवांटेज में क्या एडवांटेज है ना। एसी को हम निम्न प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एसी का अर्थ होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड माने क्या होता है, परिमाण, डायरेक्शन माने दिशा, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है, चेंज होता रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, हमारे वर्ल्ड में जितने भी सभी चीज़ों में लगभग 98 या 99% हमको अल्टरनेटिंग करंट का ही उपयोग किया जाता है ना। हम क्या करते हैं, जिसका फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट को हम मैक्सिमम ही यूज़ करते हैं। ठीक, ये जो अल्टरनेटिव करंट है, ये जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होने का रीज़न क्या है, मैंने एसी के डीसी की तुलना में एडवांटेज क्या होते हैं। हमारे घर में मैक्सिमम अप्लायंसेस जो होते हैं, हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि आप जो भी घर में चलाते हैं, कूलर हो गया, गीजर हो गया, और जो भी चीज़ चलाते हैं, सभी हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव करंट से ही चलाते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि हमको एसी से कौन कौन से एडवांटेज होते हैं। पहला, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना काफ़ी सस्ता होता है, और एसी करंट डीसी की तुलना में काफ़ी सस्ता भी होता है। अच्छा, चलिए देखते हैं हम कि एसी डीसी की तुलना में क्यों चीप है, क्यों सस्ता है। तो एसी वह है जिसे प्रोड्यूस करने के लिए हम डायनामो या जनरेटर, मैंने जैसे बताया, हम क्या यूज़ करते हैं, डायनामो या जनरेटर का उपयोग करते हैं, जिसके अंदर एक कॉइल होता है। वो कॉइल को हम क्या करते हैं, मैग्नेट के बीच में रोटेट करते हैं। हम क्या करते हैं, डायनामो को कॉइल के बीच में ऐसे
रोटेट किया जाता है और इलेक्ट्रिक इंडक्शन माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग उस कॉइल में एक क्रॉस हम क्या किए, डायनामो में क्या करते हैं, कॉइल को प्रबल ध्रुव खंडों या चुंबकीय क्षेत्र में रोटेट करते हैं। रोटेट करने से उसमें क्या होता है, क्रॉस इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इंड्यूस होता है। या हम ये भी कर सकते हैं कि उस कॉइल में क्रॉस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करंट इंड्यूस होता है। और जबकि डीसी को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, बैटरी यूज करते हैं। कई प्रकार के घरों में भी सेल यूज करते हैं हम लोग, टार्च में, बैटरी में, उसमें लेड स्टोरेज बैटरी होती है, बहुत सारे बैटरी सेल होते हैं। उसे केमिकल यूज किया जाता है, तो केमिकल कुछ समय बाद क्या होता है, डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा यूज करने से, ओके। जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ये काफी महंगा होता है। तो एसी की तुलना में डीसी में क्या होता है, एसी को डीसी की तुलना में प्रोड्यूस करना, एसी को डीसी की तुलना में हम काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जब एसी को वायर के थ्रू हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो इसमें हीट लॉस कम होता है ना, हीट लॉस कम होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था एक रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को हम डिटेल्स में ना इलेक्ट्रॉनिक्स जो चैप्टर होता है, इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हम क्लियर देखेंगे। तो रेक्टिफायर करंट सर्किट की सहायता से हम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ रहा कुछ हमारा क्या एडवांटेज डिसवांटेज रहा। तो हमारा जो मोबाइल चार्ज होता है ना, हमारा जो मोबाइल चार्ज होगा वो भी किससे होता है, इसी के थ्रू होता है। मोबाइल चार्जिंग हमारा जो होता है वो किसके थ्रू होता है, इसी के थ्रू ही होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। हमारा जो मोबाइल चार्जर होता है वो किसके थ्रू होता है, उसमें के अंदर भी रेक्टिफायर सर्किट होता है, ओके। हमने देखा है कि मोबाइल चार्जर 220 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं और उससे हम क्या करते हैं, इनपुट हम कितना लगाते हैं 220 वोल्ट और हमको आउटपुट कितना मिलता है 5 वोल्ट। ये हमने मोबाइल चार्जर में देखा। तो ये रेक्टिफायर सर्किट से ही पॉसिबल होता है। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि हम एसी को जरूरत पड़ने पर एक डीसी रेक्टिफायर सर्किट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एसी का हमारा फोर्थ बेनिफिट क्या होता है कि इसका हम क्या करते हैं, इस ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का यूज करके हम एसी को अल्टरनेटिव करके कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, है ना। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करके हम अल्टरनेट करने का से इंक्रीज कर सकते हैं, या स्टेप डाउन से, जो भी हो। कहने का मतलब होता है करंट को यदि कम करना हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, तो हम ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं, उसकी सहायता से हम कम करते हैं। यानी जरूरत पड़ने पर यह आराम से वोल्टेज या करंट को कम कर सकते हैं। जनरली हमारे घर में जो मेन सप्लाई होता है 220 वोल्ट होता है। 440 वोल्ट के सप्लाई हम ट्रांसफार्मर यूज करके फिर उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट करने का यूज कर देते हैं। तो अब लिख लीजिए, अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट विच कंटिन्यूअसली वेरीज इन मैग्नीट्यूड, है ना, और पीरियडिकली रिवर्स इट्स डायरेक्शन। द सेम इज ट्रू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, है ना। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका समय के साथ चलता है। ड्यूरिंग वन साइकिल, मैंने फर्स्ट हाफ सर्कल, पॉजिटिव फर्स्ट हाफ सर्कल देखा बना है। ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल द करंट्स और ईएमएफ फर्स्ट राइजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। फर्स्ट हाफ सर्कल में क्या होता है, करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम होती है। तो लिखोगे आपका ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ सर्कल या ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ सर्कल या ड्यूरिंग वन साइकिल द करंट्स और ईएमएफ फर्स्ट राइजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम इन वन डायरेक्शन, फॉल्स टू 0, falls to फिर से अगेन 0, then becomes maximum in reverse direction and falls to 0। फर्स्ट हाफ सर्कल में इसकी वैल्यू 0 से मैक्सिमम हो जाती है ना। टाइम कितना लेता है t/4, यहाँ तक कितना टाइम लिया, आधा समय t/2। फिर सेकंड हाफ सर्कल में मैक्सिमम हो गया तो इसकी वैल्यू t/4 हो गई। और कंप्लीट एक साइकिल में क्या होता है, टेकन टाइम कितना होता है t। इसको टाइम पीरियड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट साइकिल में यहां से यहां तक कितना समय लेती है t, इसको टाइम पीरियड बोला जाता है। तो t इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा।
व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। जैसे अपन वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करते हैं ना, कहने का मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है 360 डिग्री, और ये क्या एंगुलर वेलोसिटी है, ये टाइम t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, व्हेन ए कॉइल रोटेट ए मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस इन द alternating current instead the EMF is given by the E equal to E naught। मैंने इसका जो फार्मूला देता है E equal to E naught sin ओमेगा t। ओके, ये क्या है? E naught इज द पीक वैल्यू, पीक EMF, और E क्या है? इसका इंस्टेंटेनियस, और ये ओमेगा t क्या है? इसका फेज होता है। ओके, तो ये इसकी वैल्यू हो गई L। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शंस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ठीक है, प्रोडक्शंस ऑफ अल्टरनेटिंग क्या होता है। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसको डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ए भी एक कॉइल है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर स्थिर है। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होगा, अगर उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरा उसी बेसिस पर है। और इस चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। इसलिए आप लोग अगर बायो के स्टूडेंट है, यदि आपने 11th ठीक से नहीं किया है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। वैसे मैं एक टॉपिक बनाने वाला हूँ, एक वीडियो इस पर बनाने वाला हूँ, बेसिकली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो मेरा अगला वीडियो आएगा, आप देख लीजिएगा। उसमें क्या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते हैं, उसको मैंने डिटेल्स करूँगा उसको। तो प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट करने के लिए हम एक कॉइल लेते हैं। ये भी एक कॉइल है, एक समान या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़े थे कि मान यदि कोई कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे जनरली यूज होगा। ठीक है, तो लिखना हम चालू करते हैं कि माना कोई कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखे हुए। ओके, अब इसमें वही चीजें जान लेते हैं हम। कुंडली, इसको अच्छा देखिए, इसको हम लोग एक्स वाई कर लेते हैं, नहीं तो क्या होगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, सॉरी इसको एक्स और वाई ले लेते हैं हम। ये हो गया एक्स डैश से वाई डैश। एक्स वाई इज द कॉइल प्लेस्ड इन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसका होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू ए, और नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? n। प्रति एकांक क्षेत्रफल में क्या होगा? प्रति एकांक क्षेत्रफल में फेरों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो कॉइल है रोटेट करना स्टार्ट करती है। ये कॉइल करेगी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट टू रोटेट। और कब रोटेट करेगी? जब एक कॉइल रखा हुआ है, उसका तल, इस कुंडली या कॉइल का तल किसके समांतर हो? चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत हो। ओके, कुंडली उस समय घूमना चालू करती है जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत हो। लिखते जाइए। ठीक है, मैंने क्या कहा फिर से सुन लिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई कॉइल या कुंडली को जानते हैं हम, सॉफ्ट टर्न के बीच में बहुत सारे कॉपर कॉइल लपेटे बनाते हैं। ये एक्स वाई एक कॉइल है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र लंबवत रखी हुई है। अब ये क्या कर रही है? कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, तो क्या करेगी? स्टार्ट टू रोटेशन, है ना। अब टी समय में कुंडली की कंडीशंस कितनी हो जाती है? 8x डैश y डैश, और कितना एंगल सबटेंड करती है? थीटा एंगल सबटेंड कर रही है ना। तो ये कुंडली क्या होती, कब घूमना चालू करती है? जब कुंडली का ये तल होता है
चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत ओ एन डायरेक्शन में होता है ये। ओके, सॉरी, सॉरी सर्दी हो गया लग रहा है। ओके, तो थीटा, तो एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा टी समय बाद आफ्टर टाइम टी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी। ये आपने फार्मूला 11 में पढ़ा होगा, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। अब जैसे कोई कॉइल क्या करता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, तो उसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स फाइबर की मैग्नेटिक प्रोड्यूस होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स और सेकेंड लॉ फैराडे। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी ए, है ना, एन बी ए। तो इसको हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन बी ए, थीटा केवल हम यहाँ पुट करते हैं ओमेगा टी। ये क्या होगा, उस कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक रिलेटेड टू कॉइल। ओके, तीसरे बात कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स। अब मान लो कुंडली जो है कॉइल एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमने कर रही है, तो इस कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होंगे, चेंज होंगे, है ना। ये क्या होगा, जैसे जैसे कुंडली स्टार्ट टू रोटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड, ये कुंडली में जैसे जैसे घूम रही है, तो कुंडली का क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूली चेंज हो जाएगा। और जहां पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो हम वहां क्या लगाएंगे, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, है ना, अप्लाइंग सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। तो E is the equal of minus d∅ by dt। ओके, क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। इसके क्या होंगे, जैसे ही कुंडली घूमेगी तो उसका चुंबकीय फ्लक्स कंटिन्यूली विल चेंज, देन अप्लाइंग ऑन फैराडेज सेकेंड लॉ। अब फाई की वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं माइनस डी अपॉन डी टी। फाई की वैल्यू कितना है हमारे पास, एन ए बी, सॉरी कॉस मैंने लिखना भूल गया, कॉस ओमेगा टी, थीटा की जगह ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, ई, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको बाहर निकाल देंगे, एन ए बी। अब किसके रिस्पेक्ट करता है, टाइम के रिस्पेक्ट में, कॉस ओमेगा टी। ओके, ई माइनस एन ए बी, ये कितना हो जाएगा इसका, माइनस ओमेगा टी का ओमेगा साइन ओमेगा टी। देखिए इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से डिफरेंशिएशन का किए हैं। cos t का कितना होगा, sin t है, लेकिन यहाँ पर इसका हम ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, ऐसा भी एक फार्मूला है, उसको हम कर सकते हैं, चेन रूल से बनाते हैं इसको, मैंने सिखा दूंगा इसको बाद में। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब हम इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कांस्टेंट, एन ए बी ओमेगा इक्वल टू ई नॉट। तो ये यहां हम रख देंगे कितना, ई नॉट। ये हमारा प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकल गया, जिसको पहले ही मैं डिटेल्स किया था। व्हाट इज ई नॉट, तो ई नॉट इज द पीक वैल्यू एंड इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक मान, ओमेगा डी इसका फेस होता है, फेस, ठीक है। तो ये प्रोडक्शंस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हमारा निकल गया। ओके, ये जो है हमारा जो है
alternating electromotive force. This equation shows that alternating electromotive force. यदि इसमें रेजिस्टेंस हो तो ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, उसको हम निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस। ओके, ओके, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका, ठीक, जहां ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का पीक वैल्यू है। अब हम थीटा इक्वल टू ओमेगा टी के विभिन्न मानों के संगत ई के मानों को हम निकालते जाएंगे कि कैसे होगा। तो ये इक्वेशन हम चार्ट के थ्रू बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं थीटा, ये क्या है, फेज है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेज। तो जनरली थीटा इक्वल टू हम ओमेगा टी इक्वल टू हम रखते हैं 0। तो ई इक्वल टू कितना आता है, ए नॉट साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ए इक्वल टू हमारा मिल गया 0, नंबर 1। सेकेंड कंडीशन में हम रखते हैं क्या, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ई की वैल्यू हमको कितना मिलता है, ए नॉट साइन पाई बाई 2 है ना, और 90 डिग्री। तो ई इक्वल टू होगा कितना जाएगा, ई नॉट साइन 90 डिग्री का 1 है ना। थर्ड हम क्या रखते हैं, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो ई द इक्वल ऑफ कितना हो जाएगा, ई नॉट साइन 180 डिग्री, साइन 180 का फिर से 0, तो ई इज आल्सो 0। तो हमारा शांति से बैठ के हल्ला बिल्कुल नहीं करना है, ओके, बिल्कुल नहीं, जुबान एक आवाज नहीं निकालना है, चुपचाप देखिए इसको आराम से। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रखने के बाद इसको पाई भी बोल सकते हैं अपन, पाई। अब थीटा इक्वल टू कितना रखेंगे, 3 पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2। तो ई इज द इक्वल ऑफ ई नॉट साइन 3 पाई बाई 2। साइन 3 पाई बाई 2 वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ए इक्वल हो जाएगा माइनस ई नॉट। ओके, फिफ्थ कंडीशन में हम रखेंगे कितना, है ना, हम रखेंगे कितना, 2 पाई, थीटा इक्वल टू 2 पाई। तो ए द इक्वल ऑफ कितना होगा, ई नॉट साइन 2 पाई अगेंस्ट 0, कितना हो जाएगा, 0। तो हम इसको चार्ट के थ्रू बना सकते हैं, ऐसा एक चार्ट बना सकते हैं। ओके, इस चार्ट में हम रखेंगे कितना, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी और ई, है ना। थीटा इक्वल थीटा या ओमेगा टी और ये ए की वैल्यू। जब मैं 0 रखा तो इसकी वैल्यू क्या मिली, 0, ठीक है। जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 रखा तो हमने इसकी वैल्यू क्या बोली, मैक्सिमम, ठीक है। थीटा इक्वल टू पाई लिया तो फिर से 0, 3 पाई बाई 2 रखे हम तो कितना बोले, ई नॉट, है ना, और फिर हम कितना रखे, 2 पाई, तो इसकी वैल्यू फिर से 0 मिल गई। ये हमारा चार्ट है, ठीक है। तो इसको हम क्या दिखते हैं कि जब हम थीटा इक्वल टू 0 करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक मान की वैल्यू 0 मारती है। जैसे ही हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं पाई बाई 2, तो फर्स्ट हाफ सर्कल में इसका मान 0 से क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान या पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड, आयाम, ये भी बोल सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जब थीटा की वैल्यू कितना है, ओमेगा टी की वैल्यू कितना रखते हैं, पाई, फिर से 0 से मैक्सिमम, फिर 0 हो जाते हैं। फर्स्ट हाफ सर्कल में प्रत्यावर्ती धारा का मान 0 से अधिकतम शिखर मान को ग्रहण करती है, फिर से 0 हो जाता है। अब डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जब इसकी वैल्यू हम 270 रखते हैं 3 पाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू निगेटिव आती है ना। तो प्रथम अर्धचक्र में धारा का अधिकतम और सेकंड अर्धचक्र में इसकी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव आती है, पुनः 0 हो जाती है। तो कहने का मतलब होता है इसकी वैल्यू 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम होती है। तो जब अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा या कुंडली घूमती है, तो एक पूर्ण चक्र में इसका बार 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम होता है। एक पूर्ण चक्र में जितना समय लेता है
उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड या आवर्तकाल। ठीक, और एक पूर्ण चक्र में कुंडली जितना भी घूम जाती है, जितना भी माने एक कंप्लीट साइकिल में एक कॉइल जितना घूम जाती है 1 सेकेंड में, उसको हम क्या बोलते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम कितना डिपेंड करते हैं, न्यू दिस आर इक्वल टू 1/t। क्या फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ओके, तो ये कुछ डेफिनेशन है, इसको हमने अभी प्रूव किया। ओके, इसको लिखाने में कुंडली के फर्स्ट हाफ सर्कल में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक होता है एंड सेकंड हाफ सर्कल में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट का मान नेगेटिव होता है। इस प्रकार ये से रिपीटेशन होती है। और जैसे जैसे हम टाइम समय की वृद्धि करते जाएंगे तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक वैल्यू की डायरेक्शन और चेंज दोनों क्या होंगे, चेंज होते जाएंगे। तो कुंडली के एक पूर्ण चक्र में प्रेरित विद्युत वाहक मान को इस पर अधिकतम और 2 बार शून्य होता है, इसको हमने देख लिया। ओके, तो प्रत्यावर्तित वाहक बल वह विद्युत वाहक बल जिसका परिमाण, क्या लिखे, प्रत्यावर्तित विद्युत वाहक बल वह विद्युत वाहक बल है जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ हमेशा चेंज होता रहता है। ओके, जब ये आर प्रतिरोध वाले, जब मान लो आर प्रतिरोध वाले किसी विद्युत परिमाण में प्रत्यावर्तित वाहक बल उत्पन्न होता है तो किसी क्षण आर पर उस परिपथ में बहने वाली जो धारा होगी वो क्या होगी, कहाँ लिखे हम, I इज इक्वल टू E अपॉन R। तो I इज द इक्वल, E की वैल्यू हम पुट करते हैं E नॉट साइन ओमेगा t अपॉन R। तो ये हम कांस्टेंट ले लेंगे, तो E नॉट अपॉन R इज इक्वल टू I नॉट। ओके, तो I इक्वल टू होता है I नॉट साइन ओमेगा t। ये प्रत्यावर्ती धारा है। तो इसको आप फोटो खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी कर लेते हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जहां I नॉट इक्वल टू E नॉट बाई R जो कि धारा का अधिकतम मान होता है, उससे हम प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक या इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। और इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो कुछ डेफिनेशन हमने देख लिया था, आवृत्ति वृत्ति सबका हमने। तो अब हमको देखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे औसत मान, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। देखिए फर्स्ट हाफ सर्कल में जितनी होगी सेकंड हाफ सर्कल में उतनी ही होगी। जब हम फर्स्ट हाफ सर्कल और सेकंड हाफ सर्कल दोनों को ऐड करेंगे तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, 0। ओके, तो ये था अल्टरनेटिंग करंट से कुछ जानकारियां जो मैंने आप तक पहुंचाने का पूरी तरह से प्रयास किया है। यदि इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो या कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे। मैं आपके हर कमेंट का जवाब इजियर तरीके से, अच्छी तरीके से देने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक। तो आज के लिए वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।